स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर। हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट करके हम नेक्स्ट चैप्टर पे आप पहुंचे हैं जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव। तो हैलोजन डेरिवेटिव को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हैलोजन डेरिवेटिव जो आज का नया चैप्टर है, क्या होता है हैलोजन डेरिवेटिव? जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें हैलोजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हैलोजन की। तो चलिए बात करें कि अगर कोई भी RH हो, क्या हो, कोई भी RH और यहां से क्या कर दिया जाए, H निकाल दिया जाए और X को ऐड कर दिया जाए। किसको ऐड कर दिया जाए? X को ऐड कर दिया जाए तो बन जाता है RX। जो RX होता है इसे कहा जाता है एल्काइल हैलाइड। क्या कहा जाता है इसको? एल्काइल हैलाइड। क्लियर है? या फिर इसे हैलोजन डेरिवेटिव के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमने क्या किया, इस R की जगह बेंजीन ले लेते। क्या ले लेते? बेंजीन ले लेते और यहां से H निकाल देते और इसकी जगह X लगा देते तो क्या बन जाता है? ये बन जाता क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन, जिसका नाम होता एराइल हैलाइड। क्या नाम होता है इसका? एराइल हैलाइड। क्योंकि बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसीलिए इसे एराइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर हमें एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की बात करनी है। क्लियर है कहानी? तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब, हैलोजन डेरिवेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। किसके डेरिवेटिव्स भाई? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या? हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या कहा जाता है? हैलोजन डेरिवेटिव कहा जाता है। क्लियर? मतलब जो हैलोजन डेरिवेटिव हैं किसके? हाइड्रोकार्बन के, उसे क्या कहा गया है? RX कहा गया है। उसे ही एल्काइल हैलाइड कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? एल्काइल हैलाइड। अब बात आती है कि आखिर जो एल्काइल हैलाइड है अगर उसमें क्या ले लिया मैंने, जैसे CH4 ले लिया, यहां से निकाला H और इसकी जगह ऐड किया X तो क्या बन जाएगा? CH3X बन जाएगा। अगर CH3X बना तो इसे कहेंगे मोनो, क्या? मोनो हैलोजिनेशन। अगर हमने क्या किया, एक और H को निकाला और एक और X लगा दिया तो इसे क्या बोला? CH2X2। बोलो लगाया कि लगाया? कहने का मतलब ये क्या हो गया? डाई हैलोजिनेशन हो गया है। उसी तरीके से एक और H निकाला और एक और X लगाया तो क्या CHX3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसे कहेंगे ट्राई हैलोजिनेशन। और अगर आप एक और H को निकाल दें और उसकी जगह X लगा दे तो क्या CX4 आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज ए टेट्रा हैलोजिनेशन। तो जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं या एल्काइल हैलाइड है वो मोनो हैलोजिनेशन से भी बन सकते हैं, डाई हैलोजिनेशन से भी बन सकते हैं, ट्राई भी बन सकते हैं और टेट्रा भी बन सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जो एल्काइल हैलाइड हमने बनाया है ये आखिर कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है? अब आप कि सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहले आना चाहिए कि किस तरीके से प्रिपेयर हुआ, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है जिसका एल्काइल हैलाइड, क्या उसके अंदर कुछ ऐसी रिएक्शन है जिनका बहुत ज्यादा यूज है, तो उन रिएक्शन को हम पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलेंगे। क्लियर है? तो क्या लिखे यहाँ पे टॉपिक कि रिएक्शन शॉन बाय RX। कौन कौन सी रिएक्शन है जिसके थ्रू RX के थ्रू शो की जाती है? तो देखो ध्यान से, अगर कोई भी हैलोजन डेरिवेटिव है, क्या है, कोई भी एल्काइल हैलाइड है या हैलोजन डेरिवेटिव है, अगर उसकी रिएक्शन किसी A- से कराई गई है, A- जो है वो यहाँ पे क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या होगा भाई यहाँ पे ये X निकल जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह एक कंपाउंड A आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? और क्या बाहर निकल जाएगा? X- निकल जाएगा। मतलब जो A- था वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है और जो X निकला वो भी माइनस की फॉर्म में निकला है, मतलब वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इस रिएक्शन को कहा जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहा जाएगा इसको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाएगा इसको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसी तरीके से हमने क्या किया कि अगर कोई भी एल्काइल हैलाइड है, क्या है, कोई भी एल्काइल हैलाइड है और उसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ कराई गई है? A- के साथ कराई गई है। A- किसका काम कर रहा है यहाँ पे? बेस का काम कर रहा है। अगर बेस का काम कर रहा है तो आप इसे पहले ही पढ़ के आ चुके हैं
कि माइनस यहाँ से क्या करता है, H निकाल लेता है। अगर H निकालेगा तो क्या बना देगा, यहाँ पे X को भी निकाल देगा और यहाँ पे बना देगा एल्कीन। बोलो बना देगा कि नहीं बना देगा। और बाहर क्या निकल जाएगा, H, X बाहर निकल जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एल्काइल हैलाइड जो होता है वो एक्चुअल में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों तरह की रिएक्शन शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अभी हम पढ़ने वाले हैं और एलिमिनेशन हम पढ़कर आ चुके हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर कुछ रिएक्शंस हैं जिनको पहले हमें पढ़ना है, फिर उसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रोल है। क्लियर है? तो चलिए, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, वो है न्यूक्लियोफिलिक। क्या है टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है आज का हमारा टॉपिक है। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर नाम से तो आपको क्लियर हो ही गया है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करने वाला है, सब्स्टिट्यूट करने वाला है। क्लियर है कहानी? तो इसका जो सब्स्टिट्यूशन है उसके लिए कौन कौन से पॉसिबल मैकेनिज्म हैं, इसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ये सब कुछ हो सकता है। तो पहला जो है वो है SN1 मैकेनिज्म। कौन सा है भाई, जो हम पढ़ने वाले हैं वो है SN1। सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है SN2 मैकेनिज्म। कौन सा है, SN2 मैकेनिज्म। थर्ड जो आता है, दिस इज वन SNI मैकेनिज्म, बोले तो इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 बोले तो यूनिमॉलिक्यूलर और SN2 बोले तो बाईमॉलिक्यूलर। और उसी तरीके से फोर्थ जो होता है वो है SNNGP मैकेनिज्म। ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इन मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, इन सब की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है भाई? तो अभी हमारा जो काम है मेनली वो किस किस का है, वो है SN1 का और SN2 का। तो फिलहाल SN1 और SN2 को यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर बाद में जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी किसकी, एल्काइल हैलाइड की, तब बात करेंगे SNI की और SNNGP की। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं किसको, SN2 को। किसको ले लेते हैं भाई, सबसे पहले SN2 को। दिस इज द SN2 मैकेनिज्म के अंदर आखिर क्या बताया गया है। तो चलिए बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म की। ठीक है, देखो ध्यान से। SN2 पहले तो नाम क्लियर कर दूं, क्या है नाम है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम है भाई, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज द बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। क्या होता है इसके अंदर ये होता है कि कोई भी कार्बन है, इस कार्बन से 4 ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन है, एक हमने क्या ले लिया है, एक हमने ले लिया है यहाँ पर हेलोजन। ठीक है, एक तरफ वेज पे ले लिया है ड्यूटीरियम और डैश पे ले लिया है ट्राइटियम। ठीक है, सॉरी, डैश पे ड्यूटीरियम और वेज पे क्या है, ट्राइटियम। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से हम करवाने वाले हैं। ठीक है, क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट की बात किस में करेंगे, मैकेनिज्म के बाद करेंगे। क्या होता है इसका मैकेनिज्म, तो देखो ध्यान से कि ये जो कार्बन है इससे लगा हुआ है हाइड्रोजन, इधर लगा हुआ है हेलोजन, यहाँ लगा हुआ है ट्राइटियम और यहाँ लगा हुआ है ड्यूटीरियम। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करने वाला है भाई, इस कार्बन पे अटैक करने वाला है, क्योंकि कार्बन हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो हेलोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, हेलोजन पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करने वाला है, वो अटैक करने वाला है कार्बन पे। करने वाला है कि नहीं करने वाला? अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे जो हेलोजन है क्या ये भी नेगेटिव है और न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव, तो क्या सामने से अटैक कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तो कहाँ से अटैक करता है, ये बैक साइड से अटैक करता है। कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से। तो यहाँ लिख लेते हैं दिस इज द बैक साइड अटैक। क्या कर रहा है, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है। अगर ये बैक साइड से अटैक करता है तो मुझे बताओ जरा ध्यान से, क्या यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कैसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी भाई, अगर ये बैक साइड से अटैक करता है तो ये कार्बन हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ये कार्बन। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करने वाला है, बैक साइड से अटैक करने वाला है। तो इसको किस तरीके से बना ले हैं
कि यहाँ पर हाइड्रोजन बना लेते हैं और यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, ड्यूटेरियम बना लेते हैं, यहाँ पे ड्यूटेरियम बना लेते हैं और यहाँ पे ट्राइटियम बना लेते हैं, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से एंटर कर रहा है, ऊपर से एंटर कर रहा है, ठीक है। और x कहाँ से निकल रहा है, x निकल रहा है यहाँ से, बोलो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, जरा बताओ मुझे। जो x निकल रहा है क्या वो माइनस चार्ज लेके जा रहा है, और जो न्यूक्लियोफाइल आया है क्या वो भी माइनस चार्ज लेके आया है, बोलो आया है कि नहीं आया। धीरे धीरे क्या ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या ये जो है इसके अंदर एक पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट है कि नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 5 बॉन्ड बने हुए हैं, बोलो बने हुए कि नहीं बने। यही स्टेप क्या है भाई, यही स्टेप आरडीएस है। फाइनली क्या होगा कि यहां से एक्स निकल जाएगा और एक्स निकल के पीछे से कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक किया, बैक साइड से, तो क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम जो थे वो पीछे की तरफ थे, दोनों कहां आ जाएंगे, आगे की तरफ आ जाएंगे। कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ये ड्यूटेरियम और ये हो जाएगा, ये ट्राइटियम और ये हो जाएगा ड्यूटेरियम, और यहाँ कौन आ जाएगा भाई, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। और क्या बाहर निकल गया है, एक्स माइनस बाहर निकल गया है, बोलो निकला कि नहीं निकला। क्या यहाँ पे मुझे बताओ, क्या ये जो बॉन्ड बन रहा है ये 3 एटम के बीच में बन रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल, कार्बन और एक्स। क्या जो 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है कि नहीं है, कितना है, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये, क्योंकि यहां पर 3 सेंटर हैं और 4 इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, तो 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। फाइनली क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया और एक्स को निकाल दिया। दिस इज द SN2 रिएक्शन। SN2 क्यों है, क्योंकि एक ही स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है और साथ में RX भी अटैक कर रहा है, बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। नॉट पॉइंट में क्या लिखा जा सकता है इसके बारे में जरा बताओगे। पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि एक तरह का 1 स्टेप मैकेनिज्म है। क्या है ये, 1 स्टेप मैकेनिज्म है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा जा सकता है, कोई कार्बोकेटाइन यहां पर नहीं बन रहा है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, नो कार्बोकेटाइन। थर्ड, अगर कोई कार्बोकेटाइन नहीं है तो कोई रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, क्या यहां पे एक पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनी थी कि नहीं बनी थी, बोलो पेंटावैलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व्ड, बोलो थी कि नहीं थी, बिल्कुल थी। 5 एटम थे ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, बोलो थे कि नहीं थे। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा जा सकता है, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, बोलो था कि नहीं था, इंट्रैक्शन इन ट्रांजिशन स्टेट, बोलो था कि नहीं था। 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा मुझे बताओ, जो ट्रांजिशन स्टेट है क्या उसके अंदर एक्स भी माइनस लेके जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी माइनस लेके आ रहा है, तो क्या यहाँ पे एनाइनिक, क्या एनाइनिक लाइक कैरेक्टर्स इन ट्रांजिशन स्टेट, बोलो एनाइनिक लाइक कैरेक्टर आए हैं कि नहीं आए। अगर एनाइनिक लाइक कैरेक्टर आए हैं तो क्या अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, presence of electron withdrawing group increase the rate of reaction, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8, बैक साइड से अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर बैक साइड से अटैक हो रहा है तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इन्वर्जन होगा। क्या होगा भाई, इन्वर्जन या इनवर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड। क्लियर है कहानी, क्या प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड and phenomena is known as Walden inversion। क्या कहा जाता है इसको, Walden inversion इसको कहा जाता है। दिस इज द Walden inversion। क्लियर है कहानी। पॉइंट नंबर 9 में अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, किसकी बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, एक तो होगा RX के और दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल के। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। इसका मतलब जो रिएक्ट पॉइंट नंबर 10 है इसके अंदर बोल सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसीलिए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। पॉइंट नंबर 11, दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बोलो है कि नहीं है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 के अंदर कोई काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन निकल ही नहीं रहा है। नो काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए,
क्लियर है? तो इस तरीके से SN2 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो SN2 एक ही स्टेप में होती है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है और कन्फिग्रेशन क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, जिसको वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है SN1 मैकेनिज्म। क्या है? SN1 मैकेनिज्म, बोलो है कि नहीं है? तो चलिए बात कर लेते हैं SN1 मैकेनिज्म की। किसकी बात कर लेते हैं भाई? SN1 मैकेनिज्म की। क्या होगा SN1 के अंदर? चलिए तो बढ़ते हैं SN1 की तरफ। SN1 के अंदर क्या है? ये कार्बन है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, यहाँ पे लगा हुआ है एक CD3 और डैश पर है CT3 और यहाँ लगा हुआ है हेलोजन। रिएक्शन किसके साथ है भाई? न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब ध्यान से देखो कि जो कार्बन है उसके अराउंड बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। एक मिथाइल है, CD3 है, CT3 है, मतलब सारे के सारे बल्कि ग्रुप हैं। अगर बल्कि ग्रुप हैं तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता, ना ही फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है। मतलब क्राउडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर क्राउडिंग बढ़ गई तो रिपल्शन भी बढ़ जाएगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा और ये बॉन्ड पहले ही ब्रेक हो चुका होगा। तो दिस इज द स्टेप फर्स्ट। क्या है ये? स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है भाई? बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे वेज पे आ जाएगा क्या? CD3 और ये हो जाएगा CT3 एंड दिस इज द कार्बोकेटायन और बाहर क्या निकल जाएगा? X बाहर निकल जाएगा। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाएगा कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन का बनना ही क्या है? RDS है। स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा? स्टेप सेकंड के अंदर जो कार्बोकेटायन बना है CH3, यहाँ पे है CD3 और यहाँ पर है CT3। ये जो कार्बोकेटायन बना है, इस कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। अगर दोनों तरफ से अटैक कर सकता है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे इनवर्जन भी हो सकता है और रिटेंशन भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो देखो ध्यान से, दिस इज द CD3। यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा मिस मैच हो चुका है कि ये CT3 एंड CD3, इसको कहा जाएगा इनवर्टेड। दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है और इसे कहा जाएगा CH3। दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द CD3 और इसको कहा जाएगा CT3। दिस इज द इनवर्जन। क्या कहा जाएगा इसको भाई? इनवर्जन। सॉरी, इसको कहा जाएगा रिटेंशन। क्या कहा जाएगा इसको? रिटेंशन। दिस इज द रिटेंड प्रोडक्ट, दिस इज द रिटेंड और दिस इज द इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड कब बनेगा? जब दूसरी साइड से अटैक होगा। और रिटेंड कब बनेगा? जब सेम साइड से अटैक होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं नोट पॉइंट के अंदर? नोट पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं कि पहली बार तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म है ये? 2 स्टेप मैकेनिज्म है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा जा सकता है कि कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा जा सकता है? अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा जा सकता है? अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है कौन? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पर कोई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन निकल ही नहीं रहा है। 6 पॉइंट, क्या बोथ साइड अटैक हो सकता है? तो बोथ साइड अटैक, बोथ साइड अटैक टेक्स प्लेस, बोथ साइड अटैक पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखा जा सकता है कि जो रेट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? ओनली आर एक्स। किसके प्रोपोर्शनल है भाई? आर एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब पॉइंट नंबर 8 में क्या बोल सकते हैं? दिस इज द यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? यूनी मॉलिक्यूलर है, या इसे कहा जा सकता है दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो है कि नहीं है? तो इस तरीके से ये SN1 कंप्लीट हो जाती है, SN2 कंप्लीट हो जाती है। SN1 के अंदर 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट के अंदर कार्बोकेटायन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, दोनों तरह के प्रोडक्ट बना सकता है। मेजर जो होगा, मेजर होगा इनवर्टेड। कौन सा मेजर होगा भाई?
मेजर होगा, इनवर्टेड ये माइनर होगा। मेजर वो क्यों होगा? क्योंकि बॉन्ड टूट जाने के बाद भी ये जो कंपाउंड होता है क्या, कार्बोकेटाइन और X माइनस, ये हमेशा आयन पेयर की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? आयन पेयर की फॉर्म में। तो बैक साइड से अटैक करना आसान है कंपेरेटिवली सामने से, तो इसीलिए इन्वर्टेड जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छे अमाउंट में बनता है, जबकि रिटेंड कम अच्छे अमाउंट में बन पाता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलेंगे। किसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे? एल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसके अंदर हम किसका यूज करने वाले हैं? SN1 और SN2 का। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।